नमस्कार, प्रभासाक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभासाक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंकित जी। जब भी संसद का सत्र चलता है तो उस दौरान एक चीज़ की चर्चा जरूर होती है कि संसद में कार्यवाही बाधित हो रही है, हंगामा हो रहा है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। फला मंत्री नहीं आ रहा है, चिल्ला मंत्री नहीं आ रहा है, तो फला नेता को बाहर कर दिया गया। ये तमाम चीज़ें हम लगातार बातचीत करते रहे हैं। इस दौरान भी जो मानसून सत्र चल रहा है उसमें भी हमने देखा है, हालांकि सरकार को अगर बिल पास कराना है तो सरकार उसको करा भी ले रही है। बिना चर्चा के कई बिल पास हुए हैं, इस सेशन में हुए हैं। इससे पहले भी हमने देखा है, खुद विपक्ष भी आरोप लगाता है कि बिना चर्चा के पास करा लिया जा रहा है। लेकिन आप देखिए सर कि मोदी सरकार की तरफ से किरण रिजिजू इस सप्ताह में कितनी बार राहुल गांधी से मिले, कितना मनाने की कोशिश हो रही है। ये कवायद किस लिए है? सवाल इसलिए उठ रहा है कि भाई मानसून सत्र चल रहा है, दो ऐसे बिल हैं जिसको सरकार किसी भी कीमत पर लाना चाहती है। एक FCRA बिल है, हालांकि बीजेपी के लिए भी वो एक चिंता की बात है कि उसको लेकर जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, हालांकि उससे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा वो बात अलग है, क्योंकि मामला वो CAA वाला ही है कि भले मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक इम्पैक्ट, एक वो परसेप्शन बना दिया है कि इसको मुसलमानों से जोड़ दिया गया। तो नॉर्थ ईस्ट में चूँकि क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं, गोवा में हैं, उसको लेकर भी फूक फूक में बीजेपी आगे बढ़ रही है। एक डिलिमिटेशन बिल है। इसी चर्चा के दौरान ये भी खबर आ गई कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से कि एक विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। इस बीच प्रधानमंत्री लगातार बैठक कर रहे हैं। किसके साथ बैठक कर रहे हैं? उनके साथ बैठक कर रहे हैं जो NDA के सहयोगी हैं या NDA में नए नए जुड़े हैं। इन तमाम कवायदों को लेकर और संसद सत्र में जो कुछ भी चल रहा है, अमित शाह आप आइए, बयान दीजिए कि जो विपक्ष की मांग है वो भी चल रही है, हो हल्ला भी चल रहा है। अमित शाह संसद में ही बैठ रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात भी कर रहे हैं, लेकिन संसद में नहीं आ रहे हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें और कवायद सरकार की ओर से चल रही है, इसका इशारा क्या मिल रहा है? क्योंकि सूत्र बता रहे हैं सरकार ने, खुद प्रधानमंत्री ने ये संकेत दे दिया है कि हमें तो बिल लाना है और हमारे पास नंबर्स हैं। जी बिल्कुल। और देखिए, ये जो नंबर सरकार के पास हैं और ऐसा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हमसे चर्चा के दौरान भी कह चुके थे कि हमारे पास जब भी नंबर हो जाएंगे मैं फिर से ये डिलिमिटेशन बिल ले आऊँगा, क्योंकि हमारी प्रतिबद्धता है इन विधेयकों के प्रति, हमें ये काम करना है। और काम क्यों करना है? क्योंकि FCRA बिल क्यों लाया जा रहा है, हमको पहले सबसे पहले इसको समझना चाहिए। क्योंकि देश में ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो कि बाहर से फंडिंग प्राप्त करते हैं और यहाँ पे भारत विरोधी जो अभियान हैं, चाहे वो व्याख्यानों के जरिए हो, चाहे वो दिखावे के लिए जो सेवा कार्य किए जाते हैं उसके जरिए हो, धर्मांतरण के जरिए हो, और चाहे वो इस प्रकार का साहित्य के प्रकाशन के जरिए हो जिससे कि एक खास विचारधारा का प्रसार किया जा सके। और जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष के नेता जो सवाल उठा रहे हैं या विदेशी जो नेता सवाल उठा रहे हैं या जो ईसाई संगठन सवाल उठा रहे हैं, उन्हें खुद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का वो बयान सुन लेना चाहिए जो उन्होंने कहा था कि जो NGO हैं, जो इस प्रकार के संगठन हैं जो कि सेवार्थ कार्य करने की बात करते हैं या जो तमाम जो मानवीय अभियान चलाते हैं, जो भी काम करते हैं NGO, तो उनको विभिन्न देशों की जो सरकारें हैं, जो संप्रभु सरकार है किसी देश की, उसके समानांतर व्यवस्था नहीं चलानी चाहिए और जो फंडिंग है वो सरकार के थ्रू प्राप्त होनी चाहिए। तो अब ये जो विदेशी जो फंडिंग आती है उस पर अमेरिका भी खुद बहुत बड़ा नियंत्रण रखता है। उनके यहाँ पर जो दूसरे देशों वहाँ तो आती है डायरेक्ट तो कुछ भी नहीं है। तो जब वहाँ पर नहीं है, जब यूरोप के कई देशों में नहीं है, जब दुनिया के और कई देशों में नहीं है, तो भारत में क्यों इस प्रकार की जो विदेशी जो फंडिंग हो रही है उसका कोई हिसाब पूछने वाला ना रहे? कानून सख्त होना चाहिए, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किस उद्देश्य में खर्च हो रहा है, उसके पीछे
भाव क्या है, ये सब चीज़ें जानने का सरकार को हक है और वही सरकार काम कर रही है। तो इससे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कुछ गड़बड़ है। दूसरी बात, कुछ लोग एनजीओ के सहारे ही चलते हैं। जी, कुछ लोग एनजीओ के सहारे ही चलते हैं। उनको जैसे उन्होंने कहा ना मार्को रूबियो की समानांतर सरकार नहीं चलानी चाहिए, तो समानांतर सरकार एनजीओ के सहारे चल रही है। और जो एनजीओ के जो ये प्रमुख हैं, यही सब आपको देखेंगे बहुत सारे धरने प्रदर्शनों में इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं जिसमें कि सरकार की हर नीति पर सवाल खड़ा किया जाता है। इन्हीं एनजीओ के माध्यम से बहुत सारे वकील हैं जो हर सरकार की हर नीति के विरोध में याचिका दाखिल जो होती है उसके लिए पक्ष रखने पहुंच जाते हैं। चेहरे सबको आपको सब मुद्दों पर एक ही दिखेंगे, चाहे सेंट्रल विस्टा के खिलाफ वहां पर कोर्ट में पहुंचने की बात हो, E20 के खिलाफ पहुंचने की बात हो, बहुत जितने भी सरकार की नीतियां हैं ना, सभी के खिलाफ पहले सीधा कोर्ट की वहां पर दरवाजा खटखटाया जाता है। तो ये सवाल उठेगा ही। और सरकार एक विधेयक ला रही है जो कि भारत के हित में है, भारतीयों के हित में है, तो सवाल नहीं उठने चाहिए। और कांग्रेस सरकार भी कुछ इसी तरीके का कदम उठाने वाली थी जी, लेकिन उन पर वो उठाने वाले थे और नहीं उठा पाए क्योंकि ऊपर से दबाव आया। जहां से अभी दबाव आ रहा है वहीं से उस समय भी आया था। अच्छा। है ना। तो कांग्रेस, नरसिम्हा राव ने क्या कहा था कि मैं परमाणु परीक्षण करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया क्योंकि ऊपर से कहाँ से दबाव था सब लोग जानते हैं। तो लेकिन अटल जी पर कोई दबाव काम नहीं आया, उन्होंने करके दिखा दिया। ऐसे ही मोदी जी भी करके दिखाना चाहते हैं कि ये जो एक समानांतर व्यवस्था चल रही है ना, इसको नहीं होगा। जो कुछ होगा सरकार के तय निर्देश, जो पार्लियामेंट हमारी जो फैसला लेगी उसके अनुरूप सब कुछ होगा। संसद सबसे सर्वोपरि है भारत में किसी भी कोई भी नियम की व्यवस्था बनाने के लिए। दूसरी बात आपने कही कि जो डिलिमिटेशन बिल है उसको उस पर भी हो हल्ला मचाया जा रहा है। आप एक बार संसद में पेश तो होने दीजिए उसको। उसका आपने गिराया था ना भाई, अभी पिछले सत्र में तो गिराया था ना, फिर से गिरा दीजिए। मतलब आप उसको एक बार पेश तो होने दीजिए। हम संसद में चर्चा नहीं होने देंगे जब तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर बयान नहीं दे देते, तब तक हम चर्चा नहीं होने देंगे। आपने 3 हफ्ते बर्बाद कर दिए। 3 हफ्ते बर्बाद कर दिए। सबसे पहले काम तो ये होना चाहिए कि संसद में नो वर्क नो पे का एक विधेयक आना चाहिए कि अगर हंगामा होगा तो आपको जो ये दैनिक भत्ते मिलते हैं या जो दिल्ली में आपको आवास मिला हुआ है, जो आपको तमाम सुविधाएं मिल रही हैं, अगर काम निकाज नहीं हुआ है तो उस दिन का आपको भत्ता कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि अन्य क्षेत्रों में भी ऐसा होता है, नो वर्क नो पे जब दूसरी जगह पे, तो संसद में क्यों नहीं होना चाहिए? ये होना चाहिए। हाँ, हमारे लिए भी कोई आवाज उठाए ना संसद में। जी, तो या तो आप सबके लिए कर दीजिए कि नो वर्क नो पे, तो आप संसद में भी कर लीजिए। नहीं तो जब बाकी जगह, तो जरा संसद में भी ये बात करके देखिए ना। आप सारी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं, सारी व्यवस्थाओं का आनंद ले रहे हैं, लेकिन आप काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, सिर्फ हंगामा कर रहे हैं या फिर कुछ अपनी सुबह एक नौटंकी शुरू हो जाती है। कोई किसी प्रकार का बैनर लेके खड़ा है, कोई किसी प्रकार का पोस्टर लगे खड़ा है। लोकतंत्र में विरोध आपका अधिकार है, लेकिन ये अधिकार वो जो 543 सांसद हैं जो अपने अपने संसदीय क्षेत्रों की समस्याएं उठाने के लिए लेकर आए हैं, सवेरे तैयारी के साथ आते हैं कि हमारे निर्वाचन के क्षेत्रों के लोगों ने ये चीज़ें कही हैं, तो हम जरा सरकार के समक्ष अपनी बात रख दें, सरकार उस पर कोई आश्वासन दे दे, हमारे इलाके का भला हो जाए। वो बात नहीं कर पा रहे हैं। बड़े नेता तय करते हैं कि हमें करना क्या है, छोटे नेता को अपने संसदीय क्षेत्र में जाके जवाब देना पड़ता है। बिल्कुल। और ये बहुत प्रासंगिक सवाल है कि जब और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है कि संसद में क्या हो रहा है। नेताओं को समझना होगा कि संसदीय व्यवस्था से जनता का विश्वास ना उठे, इसके लिए उनको ज़्यादा गंभीरता के साथ काम करके दिखाने की ज़रूरत है। ये हंगामे जो हैं ये ठीक नहीं है। एक जितनी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है उतनी ही जिम्मेदारी विपक्ष की भी है। और ये जो अगर हम पिछले 10-12 सालों से ये जो दौर देख रहे हैं संसदीय व्यवस्था का, हंगामे पहले भी होते रहे हैं, पूरे के पूरे जो सत्र हैं वो पहले भी वॉश आउट होते रहे हैं। लेकिन अगर सरकार आपके पास आ रही है, जैसा अभी आपने बताया कि किरण रिजिजू से 2-3 बार बातचीत हुई, 2-2 घंटे बातचीत हुई, जब सरकार आपके पास आ रही है, ट्विटर पे भी आरोप प्रत्यारोप होने लगे हैं। सरकार आपके पास आ रही है तो आपको सुनना चाहिए, विपक्ष के नेता को अड़ियल नहीं होना चाहिए। अगर सरकार मार्ग सुझाने का प्रयास कर रही है, कुछ हल सुझाने का प्रयास कर रही है, तो आपको भी आगे बढ़कर उसमें सहयोग करना चाहिए। सिर्फ हमने जो कह दिया वही पत्थर की लकीर है, ऐसा होता नहीं है। लोकतंत्र यानी कि फिर आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। लोकतंत्र संवाद से चलता है
और संवाद होना बहुत ज़रूरी है, चर्चा होना बहुत ज़रूरी है। ये जो 3 हफ्ते में हंगामे में जो विधेयक पास हो गए हैं, हंगामे में ये विधेयक पारित हो गए, सरकार का तो विधायी कामकाज पूरा हो गया, लेकिन ये देश का नुकसान है, क्योंकि अगर चर्चा होती पक्ष और विपक्ष की ओर से तो इसमें हो सकता था इन विधेयकों को और बेहतर बनाया जा सकता था। और इन विधेयकों अगर चर्चा होती तो जनता को भी समझ में आता कि कौन कौन से विधेयक पास हो गए हैं ये, और इसमें हमारे भले के लिए क्या है और सरकार के लिए भले के लिए क्या है। तो ये विपक्ष की नाकामी के चलते और विपक्ष के अड़ियल रवैये के चलते बिना चर्चा के ये जो विधेयक पारित हुए हैं, इसको बिल्कुल ये एक गंभीर खामी है अगर हम देखें तो। चलिए, आपने चर्चा की बात कर दी तो चर्चा पे ही आपसे एक सवाल कर लेते हैं कि मोदी जी इतने सक्रिय क्यों हो गए हैं? लगातार सांसदों को बुला रहे हैं, एनडीए के सांसदों को बुला रहे हैं, जो नए आए हैं उनको बुला रहे हैं, अलग अलग बैठकें कर रहे हैं, जी। फिर कुछ को अकेले भी मिलने बुला रहे हैं, ऐसा क्या है? जी नहीं, देखिए क्या है कि होता है ना, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। हमने अभी जिक्र किया कि पिछले सत्र में सरकार का विधेयक गिर गया था, और ये अगर हम देखें 10-12 साल से तो ये मोदी जी की सरकार चल रही है, उसमें ये एक बड़ी हार थी संसद के भीतर सरकार की। सरकार अब नहीं चाहती कि वो घटनाक्रम वैसा दोहराया जाए। सरकार पूरी तरीके से दूसरों के भरोसे पर आश्वस्त भी नहीं रहना चाहती कि हमने कदम बढ़ा दिया और उन्होंने कदम पीछे खींच लिया तो फिर हमारा वो विधेयक गिर जाएगा। तो ये जो वैसे तो जो फ्लोर मैनेजमेंट देखते हैं दोनों सदनों में पार्टी के नेता, वो तो अपनी अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को देते होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री भी खुद आश्वस्त होना चाहते हैं। इसलिए मंगलवार को मंगल मिलन और बाकी दिनों में पर्सनल मिलन हो रहा है। जैसा आपने कहा कि पर्सनली भी मिला रहे हैं, तो मंगल मिलन और पर्सनल मिलन के जरिए वो देख रहे हैं कि सामूहिकता के हिसाब से देखें तो कितने लोग हमारे साथ हैं, और जो पर्सनली जो लोगों से, चाहे वो एनडीए के में जो नए शामिल हुए हैं या विभिन्न राज्यों के जो सांसद मिल रहे हैं लगातार प्रधानमंत्री से, तो वो टटोल रहे हैं कि हमको किस राह पे आगे बढ़ना है, हम क्या चीज़ करने वाले हैं संसद में, तो क्या उनकी राय क्या है। और जैसा कि मेरे को रिपोर्ट दी गई है कि सब हमारे साथ हैं, सारा समर्थन करेंगे, तो प्रधानमंत्री के अपने तरीके हैं ये परखने के कि जो मेरे को रिपोर्ट दी गई है वो सही है क्या है। तो मुझे लगता है कि शायद ये एक उसी दिशा में काम चल रहा है। चलिए, मिलन एक और हो रहा है सर जी। सुखबीर बादल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। अगले दिन राघव चड्ढा भी पहुंच के पर्सनली मिलने के लिए। अब पंजाब को लेकर क्या चल रहा है बीजेपी में, और खास करके तब जब कांग्रेस में भी उठापटक की स्थिति है। हमने देखा भूपेश बघेल वहाँ के प्रभारी बनाए गए हैं, और प्रभारियों का रुतबा क्या होता है, कांग्रेस हो या बीजेपी, हम सब ने देखा है कि कैसे प्रभारी जाते हैं तो लाइन लग जाती है स्वागत करने वालों की, और तमाम स्वागत में तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन उनको तो विरोध झेलना पड़ रहा है। पंजाब के जो कांग्रेस के अध्यक्ष है राजा वरिंग, उनको उनकी सभाओं में नारेबाजी हो जा रही है, उधर चन्नी साहब अलग वीडियो बनाकर पोस्ट किए जा रहे हैं। तो कांग्रेस के भीतर चल क्या रहा है पंजाब में, और बीजेपी क्या तैयारी में, क्या दो पुराने दोस्त एक साथ फिर से आ रहे हैं, और केजरीवाल जो अभी से भी परसेप्शन बनाने की शुरुआत कर दिए हैं कि एक चंदा चोरी पार्टी है और एक बेअदबी पार्टी है। जी देखिए, इसमें पंजाब को देखें तो हमें बहुत सारे घटनाक्रमों को एक बार जरा एक साथ उसको स्मरण करना होगा। पहली बात यह है कि जो आपने कहा कि सुखबीर बादल जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, दोनों दलों के बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं, दोनों दलों ने साथ में सरकार चलाई है, केंद्र में सहयोग रहा है, दोनों का राज्य में लंबे समय तक सत्ता रही है। और एक चीज़ शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी दोनों को समझ में आ चुकी है। अगर पिछले चुनाव को अगर हम देखें, पिछले जब से ये शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी अलग हुए हैं, कि दोनों की जो कह सकते हैं कि चुनावी जो प्रदर्शन था दोनों का अपेक्षा से बहुत ज़्यादा खराब रहा है। शिरोमणि अकाली दल बीजेपी के सहयोग से शहरी वोट पाती थी, बीजेपी शिरोमणि अकाली दल के सहयोग से गांवों के वोट पाती थी। दोनों अलग हुए, ना उनको शहरी वोट मिला शिरोमणि अकाली दल को, और ना ही बीजेपी को ग्रामीण क्षेत्रों में वोट मिले। और ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी, दरअसल अगर पंजाब को हम देखेंगे, पंजाब में हम घूमे हैं तो एक चीज़ वहाँ पर समझ में आती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी बीजेपी की उतनी विश्वसनीयता नहीं है। तो अब अगर आपको शिरोमणि अकाली दल का समर्थन मिलता है और आपका एक जॉइंट कैंडिडेट
होता है तो एक स्वीकार्यता मिल जाती है, बीजेपी का कैंडिडेट हो चाहे शिरोमणि अकाली दल का कैंडिडेट हो। तो ये वहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अगर शिरोमणि अकाली दल साथ में आता है तो दोनों दलों का जो गठबंधन है वो मजबूत हो जाएगा। दूसरा जो सुखबीर बादल है वो ये देख रहे हैं, खासतौर पर उनके पिता के निधन के बाद से जिस तरीके की परिस्थितियाँ हुई, उनकी पार्टी में विभाजन भी हुआ, उनकी पार्टी के तमाम नेता उनको छोड़कर गए और पार्टी का चुनावी प्रदर्शन लगातार गिरता चला गया और संगठन भी लगभग टूट के कगार पर पहुंच गया था। स्थिति ये हो गई थी कि उनको भी पार्टी का प्रमुख पद छोड़ना पड़ा था। बेअदबी का जो एक मामला था उसको चलते उनको जो एक वहां पर एसजीपीसी के सामने उनको माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी, जो उनकी जो धार्मिक प्रक्रियाएं होती हैं वो सब करनी पड़ी थी उनको। तो उसके बाद से एक चीज़ और उभर कर आई, हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि जो बंद है जेल में सांसद वारिस पंजाब अमृतपाल सिंह की पार्टी ने लगातार प्रदर्शन किया है, उनकी रिहाई की मांग हो रही है और वैचारिक दृष्टि से तो दोनों को हम दूर रखेंगे, लेकिन क्या है कि अगर हम देखें कि दोनों पंथ की राजनीति करते हैं, बिल्कुल, तो मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो भी और ये भी। तो अब शिरोमणि अकाली दल को लगता है कि उनके साथ युवा भी हैं और उनकी जो आक्रामकता वो काफी है उनके समर्थकों की, कार्यकर्ताओं की, तो कहीं वो जो पंथिक जो वोट हैं वो हमारे खिसक ना जाएं, तो इसलिए वो चाहते हैं कि एक मजबूत पार्टी का सहयोग हमको मिल जाए, मजबूत संगठन वाली कोई पार्टी साथ में जुड़ जाए तो हम उनको टक्कर दे सकें, क्योंकि वारिस पंजाब का भी हाल ही में चंडीगढ़ में प्रदर्शन काफी जोरदार हुआ था और वोट मैक्सिमम अकालियों का ही वोट उसके पास गया है जी। तो ये एक चीज वहां पर देखने को मिल रही है। दूसरा, बीजेपी ने तमाम जो नेता कांग्रेस के थे, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, चाहे अब जैसा कि खबरें आ रही हैं कि चन्नी भी वहां पर जाएंगे, तो ये सब अमरिंदर सिंह रहेंगे क्योंकि राहुल गांधी तो बोल दिया है, लेकिन अमरिंदर सिंह ने जवाब दिया है कि मैं बीजेपी का नेता हूँ। अच्छा, हाँ, वो उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी ने अपने सही कहा कि उन्होंने कहा कि बीजेपी में मेरे फेवरेट नेता अमरिंदर सिंह है, लेकिन अमरिंदर सिंह ने कह दिया है कि मैं बीजेपी का नेता हूं और बीजेपी में रहूंगा। तो ये हाल की में उनकी दिल्ली में दौरे के दौरान कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकातें भी हुई थी और पार्टी अब उनको लेकर साथ चल रही है। अमरिंदर की पहले शिकायत थी कि भाई मुझे मेरी राय को तवज्जो नहीं दी जा रही, लेकिन उनकी राय को तवज्जो देने के बाद हंगामा हो गया है। पंजाब बीजेपी में इस समय जो हाल में उनकी जो नई संगठन की कार्यकारिणी बनी है उसकी जब सूची आई उसके बाद हंगामा हो गया। अब जो पुराने जो लोग हैं जो शुरू से जब बीजेपी में साथ जुड़े हैं वो कह रहे हैं कि अब पुराने नेताओं को इग्नोर किया जा रहा है, उनको साइड कर दिया गया है, जो उधर से अभी इधर आए हैं चुनाव के लिए उनको आप आगे बढ़ा रहे हैं। तो बीजेपी के लिए ये भी दिक्कत है। दूसरा, बहुत सारे तमाम नेता जो जैसे तरुण चुग सांसद बन गए हैं, राघव चड्ढा और तमाम जो आम आदमी पार्टी के 5 सांसद इधर आ गए हैं, उनकी भी प्रधानमंत्री से हाल में मुलाकात हुई। तो अब क्या कैबिनेट विस्तार होता है तो उनको क्या मंत्री पद मिलेगा और क्या वो पंजाब में उसी प्रकार से चुनाव प्रचार करेंगे, देखने वाली बात होगी। दूसरा, अगर हम और रवनीत सिंह बिट्टू को बीजेपी पहले ही लगा चुकी है, मैदान उतार चुकी है। दूसरा, आपने जो भूपेश बघेल की बात करी तो हमको पहले ये देखना चाहिए, शायद ये असम के भी प्रभारी थे। बिल्कुल, हाँ, असम चुनाव में प्रभारी थे ना। असम में क्या हुआ, जो गौरव गोगोई जो सीएम कैंडिडेट थे, इनके वही चुनाव हार गए अपना। और जिस तरीके से प्रियंका गांधी के साथ थे, हाँ, भूपेश बघेल जो वहां पर गए थे, तो आप देखिए कि प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी में चले गए थे, तमाम नेताओं ने पार्टी का पाला बदला था। तो भूपेश बघेल कभी भी सफल हो नहीं पाए हैं। अगर उनको हम संगठनात्मक, अगर आप उनके पिछले भी चुनावी प्रदर्शन जो जहाँ पे प्रभारी रहे हैं, तो आपको कोई सफलता का मुझे लगता नहीं कि शायद कहीं मिलेगा कि वो प्रभारी के तौर पर सफल रहे हैं। संगठनात्मक दृष्टि से वो एक कह सकते हैं कि एक विफल नेता हैं। तो भूपेश बघेल जब से गए हैं पंजाब में, आप देखिए बवाल हो रहा है। और जिस तरीके से हमने देखा कि चन्नी समर्थकों ने हंगामा किया, वडिंग जिस तरीके की भाषा कह रहे हैं, वो उनका मैं कल का बयान सुन रहा था, वो कह रहे हैं आरएसएस के चमचों। अरे भैया, वो आप इस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं अपने ही पार्टी के नेता के लिए और किसी एक सांस्कृतिक संगठन के लिए, तो ये दिखाता है कि आप सत्ता के लिए कितने लोलुप हैं। आपकी जो पार्टी है वो असल मुद्दों को लेकर चुनाव में नहीं जाना चाह रही है। आप आंतरिक संकट में इतने उलझ गए हैं कि आपकी जुबान से कुछ भी निकले जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आप ना आम आदमी पार्टी का क्या वहाँ पर इस समय चल रहा है, अगर आप उसको एक तरफ रख दें तो आप एक बड़ा एक पहलू थोड़ा सा गौर करेंगे ना, तो अरविंद केजरीवाल पंजाब से थोड़ा सा साइड हो गए हैं। आप देखिए कि वो दिल्ली में आकर वो प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरना दे रहे हैं, वो जाके गोवा में प्रचार कर रहे हैं।
पंजाब में थोड़ा सा वो उतना प्रमुखता के साथ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी शायद भान हो गया कि भैया गई भैंस पानी में। तो ये आम आदमी पार्टी को आभास हो चुका है कि स्थितियां अनुकूल नहीं हैं, क्योंकि काम नहीं हुआ है, वादे पूरे नहीं हुए हैं। और जिस तरीके से वहाँ पर अभी एक आप देखिए कि अमृतसर के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को जिस तरीके से हटाया गया, उनकी तरफ से जब ये खुलासा हुआ कि जंतर मंतर पर साजिश की गई थी, एक आतंकवादी एक वारदात करने की एक साजिश थी जिसका भंडाफोड़ किया गया था, तो उनको हटा दिया गया। ये दिखाता है कि आप कानून व्यवस्था को कैसे हल्के में ले रहे हैं। बॉर्डर स्टेट है और अमृतसर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के साथ ऐसा हो गया। तो ये दिखाता है कि जो वहाँ के जो भी जितने भी जो बुद्धिमान लोग हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो समझते हैं कानून व्यवस्था के मुद्दे को असल में, तो वो इस पूरे प्रकरण की आलोचना कर रहे हैं। और ये जो बैकफायर जरूर करेगा ये मुद्दा, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को। तो पंजाब का चुनाव बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। बड़े मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दे हैं, विकास से जुड़े मुद्दे हैं। और अब जनता के समक्ष ये है कि उन्होंने कांग्रेस को देख लिया है, अकाली दल का शासन देख लिया है, आम आदमी पार्टी का शासन देख लिया है। अब अगर श्रोमणी अकाली दल आता है तो क्या बीजेपी फिर से छोटे भाई की भूमिका में रहेगी या बड़े भाई का रोल स्वीकार करेगी, जैसे महाराष्ट्र में हुआ? तो ये देखने वाली बात होगी। तो अब मुझे लगता है कि अगले कुछ दिन बड़ा महत्वपूर्ण हो रहने वाले हैं पंजाब की राजनीति के लिहाज से। बिल्कुल, चर्चा उत्तर प्रदेश की होगी, लेकिन निगाहें पंजाब पर रहने वाली है जी। तो आज के चाय पर समीक्षा कार्यक्रम इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।